हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस फॉलो ऑडियो। मैं निधि, आपकी हिंदी मेंटर। अगर आप भी एनआईएस क्लास 10th में हो और सब्जेक्ट है आपका हिंदी और आपको नहीं मिल रहे हैं आपके सब्जेक्ट के चैप्टर्स के बेस्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आने ही आने वाले हैं, तो बिल्कुल सही चैनल पर हो आप, बिल्कुल सही वीडियोस पर हो आप। इस चैनल को सब्सक्राइब रखना, डिस्टेंस फॉलो को सब्सक्राइब रखना, क्योंकि आपको इसी एक चैनल पर मिलने वाला है एनआईएस क्लास 10 हिंदी के सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल आसान से सरल से आम भाषा में। और उसके साथ ही साथ मिलने वाला है लास्ट में आपको सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो यहाँ पर आज हम शुरू करने वाले हैं एनआईएस क्लास 10 के लेसन 10 को। और अगर आपको लेसन 1 से लेसन 9 तक की अभी तक चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं मिले हैं, तो आपको इसी एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी चैप्टर्स के लिंक, जिसको आप ओपन करके एक्सप्लेनेशन को सुन सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को रट सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस चैप्टर को, इस वीडियो को, इस लेक्चर को। तो यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ लेक्चर आज लेसन 10 का, हिंदी क्लास 10 के, जिस लेसन का नाम है पढ़े कैसे। ठीक है, तो ये कोई गद्य और पद्य का चैप्टर नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सा एकदम सा चैप्टर है कि पढ़े कैसे। तो आपको इस चैप्टर को सुनना है, समझना है। मैं यहाँ पर इस चैप्टर को बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगी, बहुत बढ़ा चढ़ा के लेंथी वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। सीधे पढ़ाऊंगी आपको इस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली मैं रूबरू कराऊंगी इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर से, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही आपको देखने को मिलेगा। और इस एक चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली 100% श्योर तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इस एक चैप्टर को भूलना मत, लेक्चर अटेंड ही करना। और इस चैप्टर को आप ऐसा नहीं कि बहुत आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। सिंपल स्ट्रेटजीज अगर आप इस चैप्टर की समझ लोगे, सिंपल जो आपके फॉर्मूलाज है इस चैप्टर को समझ लोगे, तो आसानी से इस चैप्टर से आने वाले सभी क्वेश्चन आंसर को आप कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। और इसी फ्लो के साथ, इसी आसान तरीके से मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगी और आपके सभी डाउट को खत्म करूंगी। इस चैप्टर को तो डेफिनेटली करना ही करना है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलो शुरू करते हैं उन क्वेश्चंस को। ओके डियर स्टूडेंट, चलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ, बिल्कुल आसान इसका आंसर होने वाला है। पढ़ने का अभ्यास हो जाने पर, ठीक है, हमें, तो ये चैप्टर जैसा कि था कि पढ़े कैसे, तो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित ही क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है और आप उस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर है पढ़ने का अभ्यास हो जाने पर। अगर हम एक बार पढ़ने का अभ्यास हो जाता है तो फिर क्या होता है, कई शब्द प्रवाह के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर क्या मतलब है, तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि पढ़ने में स्ट्रगल करते हैं, शब्दों को तोड़ तोड़ कर, या बड़े बड़े सेंटेंसेस को एक साथ नहीं पढ़ सकते, या फिर कुछ कठिन शब्द अर्थ को भी एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसमें क्या है कि वो पढ़ने का अभ्यास उनको ठीक तरीके से नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि अगर किसी को पढ़ने का अभ्यास ठीक तरीके से होता है तो उसका क्या रिजल्ट, आउटपुट, ठीक है, निकलता है। तो उसका आउटपुट ये होता है कि कई शब्द प्रवाह के साथ हम पढ़ सकते हैं। तो आपकी जो फ्लुएंसी होती है वो काफी अच्छी हो जाती है और हम एक सेंटेंस, मोर देन वन सेंटेंस हम एक साथ फटाफट से स्पीड में, फ्लुएंसी में पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा समझना। असली पढ़ना कहलाता है सामग्री में दिए गए। ठीक है, तो आप, एक होता है कि मान लो बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो रीडिंग तो लगा लेते हैं, जिनकी फ्लुएंसी तो ठीक ठाक होती है, पढ़ लेते हैं, लेकिन असली पढ़ना कहलाता है, क्या कहलाता है, सामग्री में दिए गए शब्दों को पहचानना, या फिर अक्षरों को पहचानना, या फिर वाक्यांशों को पढ़ना, या फिर दिए गए विचार को समझना। तो जब भी हम किसी राइटर की, किसी लेखक की कोई भी कहानी को पढ़ते हैं तो लेखक हमेशा ये चाहता है कि उसके भाव को जरूर से जो रीडर है, जो उस किताब को, पुस्तक को, जो उस कहानी को पढ़ रहा है वो समझे। ठीक है, ताकि उसका लिखने का, उसका उद्देश्य, वो कहानी पूरा हो सके। तो किसी भी असली पढ़ना कहलाता है सामग्री में दिए गए विचारों को समझना। अगर आप किसी भी कहानी को, कविता को पढ़ते हो और
जरूरी नहीं कि आप फ्लुएंसी के साथ पढ़ लो, आप उसमें दिए गए सभी शब्दों को ठीक से पढ़ लो, वाक्यांशों को पहचान लो, इतने से आपका काम नहीं हो जाना। बल्कि असली पढ़ना, असली पढ़ाई जो होती है वो किसमें है कि आप उसमें दिए गए विचार को समझ गए कि क्या उस कहानी का मोरल था, क्या भाव था। अगर आप इस चीज को समझ जाते हो पढ़ने के साथ साथ, तो ये होती है असली पढ़ना कहलाना। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई हो। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आप इसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए। मैं एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ आप सभी को। पढ़ने के कौशल के इन चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर आपको क ख ग घ 4 वाक्य दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये चरण है, ये स्टेप्स हैं पढ़ने के, सही पढ़ने के कौशल के कई स्टेप यहाँ पे दिए गए हैं, जिनको आपको सही सीक्वेंस में, सही क्रम में व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर है क, शब्दों के अर्थ जानना। दूसरा ख, कही गई बात पर विचार कर केंद्रीय भाव ग्रहण करना। अक्षरों तथा बने शब्दों को पहचानना, या फिर पाठ्य सामग्री को तीव्र गति से मन ही मन पढ़ना। तो क्या स्टेप्स है? तो यहाँ पर जो स्टेप्स है डियर स्टूडेंट, वो है यहाँ पर तीसरा, अक्षरों तथा बने शब्दों को पहचानना, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट रहेगा। सबसे पहले जो स्टेप आता है इस तरीके से आएगा कि अक्षर से जो शब्द बन रहे हैं उनको ठीक तरीके से पहचान, उनकी ठीक तरीके से पहचान और उसको प्रोनाउंशिएट करना, उसको पढ़ना, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है शब्दों के अर्थ जानना। जब आप अक्षरों से शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे तो उसके बाद है कि उन शब्दों के अर्थ आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। फिर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि ओके, पाठ्य सामग्री को तीव्र गति से मन ही मन में पढ़ना। और ठीक है, जब आप अक्षर जल्दी जल्दी पहचानने लगोगे और अक्षरों का आपको अर्थ जल्दी जल्दी पहचानना आ जाएगा, तो जितने भी पाठ्य सामग्री है, मतलब जितना भी आपका अनुच्छेद है, जितना भी आपकी कहानी है, कविता है, जो भी चीजें हैं, उसको आप फिर फटाफट से मन ही मन पढ़ते जाओगे, समझते जाओगे, ठीक है। इस तरीके से आप तीसरे में इसको ले सकते हो, ठीक है। फिर चौथा है कही गई बात पर विचार कर केंद्रीय भाव को समझना, ठीक है। फिर जो उस स्टोरी में, उस अनुच्छेद लेखन में, उस कहानी में, उस कविता में जो केंद्रीय भाव है, जो सेंट्रल आइडिया है, उसको समझना और फिर उसका जो भाव है उसको ग्रहण करना। तो यहाँ पर जो सही स्टेप्स थे मैं उनको लिख दे रही हूं। तो पहला आ रहा है ग, फिर है क, फिर है यहाँ पर घ और फिर लास्ट ख। तो ये सही चरण है, ये सही स्टेप्स हैं। इस तरीके से ये 4 सेंटेंस को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सामग्री पढ़ते समय निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, नए शब्दों, तो यहां पर है शब्दों से नए शब्द बनाना, ठीक है, या फिर निष्कर्ष निकालना, ठीक है, या फिर तथ्यों घटनाओं का आपसी संबंध पहचानना, या फिर वाक्यांशों को एक साथ पहचानना। तो जब भी हम कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं, जब भी हम कुछ भी ऐसा गद्य पद्य कोई भी लेखन पढ़ते हैं, तो उसके लिए क्या आवश्यक नहीं होता है कि आवश्यक ये नहीं होता है कि उसमें जो भी शब्द दिए गए हैं हम फिर उनसे नए नए शब्द बनाए, इसकी वहां पर कोई जरूरत आवश्यकता नहीं होती है। आपको निष्कर्ष निकालने आना चाहिए, मतलब आपको रिजल्ट, आउटपुट पता होना चाहिए कि पूरे कहानी का क्या निष्कर्ष है। दूसरा, जितने भी उस पाठ्य सामग्री में जो भी आप पढ़ते हो उसमें जितनी घटनाएं हो रही हैं उनका आपस में कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। तो उस संबंध को आपको पहचानना होना जरूरी होता है। जैसे कि मान लो अगर एक स्टोरी है जिसमें बताया जा रहा है कि 2 लड़के होते हैं, दोनों दोस्त होते हैं, दोनों एक स्कूल में जाते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो दोनों दोस्त हैं, फिर वो दोनों साथ में स्कूल जाते हैं, फिर सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होते जाती है, जुड़ते जाती है और स्टोरी फिर आगे बढ़ते जाती है, ठीक है। तो आपको घटनाओं को, संबंधों को, जितनी भी चीजें उसमें हो रही है उन सबको पहचानना जरूरी होता है, ठीक है। और फिर जितने भी उसमें वाक्यांश दिए गए उन सबको पहचानना जरूरी होता है, ठीक है। ओके, तो यहां पर है, देखो
ये चैप्टर आसान क्यों है? क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उन सब के आंसर कहीं ना कहीं उसमें उस क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है और उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको आंसर छांटना होता है, लिखना होता है, सही गलत बताना होता है। तो ये बिल्कुल ऐसा चैप्टर है कि जिनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। काफी अच्छे स्कोर करते हैं ये चैप्टर और इनको अगर आप कमांड रखते हो तो आप भी अच्छा स्कोर करते हो। ठीक है, निम्नलिखित कहानी को ध्यान पूर्वक पढ़िए और दिए गए कथनों के सामने गलत या सही का निशान लगाइए। तो ये आपको यहाँ पर एक कहानी दी गई है, ठीक है, जिसको आपको पढ़ना है, फिर नीचे उससे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके आपको सामने क्या करना है, सही या गलत का निशान लगाना। तो ये इतना आसान है। पढ़ते एक बार क्या है। दोपहर का खाना खाकर किसान ने अपने बर्तन धोए, वहां एक अजनबी घुड़सवार आया, वह उसके गांव की ओर जा रहा था। उसने सोचा क्यों ना ये बर्तन इस घुड़सवार के हाथों घर भेज दूं। ठीक है, आगे क्या होता है, मुझे इन्हें ढोना नहीं पड़ेगा। उसने घुड़सवार से निवेदन किया, आप मेरे गांव से गुजर रहे हैं, क्यों ना आप ही ये बर्तन मेरे घर छोड़ दें। घुड़सवार ने मना कर दिया, कहा मेरे पास घर ढूंढने का समय नहीं है, और आगे बढ़ गया। आधे मील की दूरी पर पहुंचकर वह सोचने लगा, गलती हो गई, मुझे तो मुफ्त में ही बर्तन मिल रहे थे। मैं उसे जानता हूँ न वो मुझे जानता है, बर्तन अपने घर ले ही जा सकता हूँ। यह सोचकर वह वापस आया और किसान से बोला, क्या फर्क पड़ता है, आपके गांव से गुजर तो रहा ही हूँ, आप मुझे बर्तन दे दीजिए। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुमने सोचा वही मैंने भी सोचा। ठीक है, तो एक अच्छी कहानी थी यहाँ पर। आगे देखते हैं इससे क्वेश्चन आंसर क्या निकल रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन निकल रहा है, एक किसान ने भोजन शाम को खाया। ठीक है, तो ये आंसर गलत है। ठीक है, क्योंकि उसने भोजन कब किया था, उसने भोजन किया था, आपका लिखा है दोपहर में। ठीक है, किसान ने भोजन किया था दोपहर में। तो मैंने कहा ना ये इतना इजी होता है कि आपको इस क्वेश्चन में ही आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा, घुड़सवार ने उसकी अच्छी जान पहचान थी। ठीक है, तो उसने स्टार्टिंग में ही लिखा है यहाँ पर कि एक अजनबी घुड़सवार उस किसान के पास आया। ठीक है, तो उन दोनों में जान पहचान तो नहीं थी, तो ये भी गलत है। ठीक है, फिर तीसरा है, किसान बर्तन अपने घर भिजवाना चाहता था। हाँ, ये सही है कि किसान बर्तन अपने घर भिजवाना चाहता था ताकि उसे वो रास्ते में ढो करके न ले जाना पड़े और जो घुड़सवार था घोड़े पे आसानी से बर्तन लाद करके उसके घर पहुंचा दे। ठीक है, घुड़सवार ने पहले मना कर दिया क्योंकि वह किसान के घर का पता नहीं जानता था। डेफिनेटली तभी घुड़सवार ने उसको मना कर दिया कि मैं तुम्हारे घर का पता घूमते नहीं फिरूंगा, मालूम लगाते नहीं फिरूंगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, फिर आगे क्या है, आधे रास्ते पहुंचकर घुड़सवार ने सोचा कि सेवा करने में कोई हर्ज नहीं है, पता ढूंढा जा सकता है। तो क्या उसके मन में ऐसा कोई विचार आया था कि चलो मैं उसकी मदद कर देता हूँ, सेवा कर देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ, बल्कि उसके मन में तो लालच आया था कि ना वो मुझे जानता है ना मैं उसे जानता हूँ, तो उसके बर्तन तो मैं आसानी से अपने घर ले जा सकता हूँ। उसके मन में ये बात आई थी। तो ये जो यहाँ पर सेंटेंस है बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं, घुड़सवार कुछ सोचकर अपने घर चला गया। नहीं, वो कुछ सोचकर अपने घर नहीं गया बल्कि कुछ सोचकर उस किसान के पास वापस आया। ठीक है, आगे देखते हैं, किसान ने बर्तन अंततः घुड़सवार को दे दिए। क्या किसान के पास जब वो घुड़सवार वापस आता है तो किसान उसको बर्तन वापस दे देता है? नहीं, वो बल्कि मुस्कुरा कर कहता है कि भाई जो बात तुमने कुछ देर बाद सोची वही बात तो मैंने भी यहाँ पे सोची कि ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानते हो, तो अगर कल को तुम मेरे बर्तन लेके चले गए, अपने पास रख लिए तुमने, तो मुझे पता कैसे चलेगा, मैं तुमसे वापस कैसे लूंगा। ठीक है, किसान ने सोचा ऐसे अनजाने व्यक्ति को बर्तन नहीं देने चाहिए। हाँ, ये बात किसान ने सोची। ठीक है, कि किसी को भी किसी भी अनजान व्यक्ति को भरोसा नहीं किया जा सकता है और उसको मैं अपने बर्तन क्यों दे दूं, क्या पता वो उसे चोरी कर ले, अपने पास ही रख ले, जैसा कि होने वाला ही था। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा आसान था। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपको 5-4 नंबर तो आसानी से मिल जाते हैं। बस आपको अपना
अनयूज्ड ब्रेन यहाँ पर यूज करना है, जो आपका दिमाग है जब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है उसको थोड़ा सा खर्च करना है, उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। और ये सब बिल्कुल फ्री में मुफ्त बंटने वाले नंबर है, इस मुफ्त बंटने वाले नंबर को आपको ले लेना है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे देखना है, वापस से सेम क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है, ठीक है, एक अनुच्छेद दिया गया है, फिर उससे जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जिनके आपको आंसर लिखने हैं। तो इसी अनुच्छेद में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। एक बार मैं अनुच्छेद पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी कि कैसे इसके क्वेश्चन आंसर आपको ढूंढने हैं और उसको लिखना है। फिर आगे जितने अनुच्छेद आएंगे उन सब की आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको घर में प्रैक्टिस करना। फिर जब मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगी आपके इस क्लास के 10th का हिंदी का, तो उसमें हम देखेंगे इससे कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और देखना आप उसको बिल्कुल आसानी से कर लोगे। और इन क्वेश्चन को अगर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। ओके, पढ़ते हैं। जनसंख्या की वृद्धि भारत के लिए आज एक विकट समस्या बन गई है। यह समाज की सुख संपन्नता के लिए एक भयंकर चुनौती है। महानगरों में कीड़े मकोड़ों की भांति अस्वास्थ्यकर घोंसले में आदमी भरा पड़ा है। न धूप, न हवा, न पानी, न दवा, कील, दुर्बल, निराश चेहरा। यह संकट अनायास नहीं आया। संतान को ईश्वरीय विधान और वरदान मानने वाला भारतीय समाज ही इस रक्तबीजी संस्कृति के लिए जिम्मेदार है। चाहे खिलौने को रोटी और पहनाने को वस्त्र ना हो, शिक्षा को शुल्क और रहने को छप्पर ना हो, लेकिन अधभूखे अधनंगे बच्चों की कतार खड़ी करना हर भारतीय अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है, ठीक है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया यहाँ की जनसंख्या में जुड़ता जा रहा है। यदि इस जनवृद्धि पर नियंत्रण न हो सका तो हमारे सारे प्रयोजन और आयोजन व्यर्थ हो जाएंगे। धरती पर पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। भारत की जनसंख्या इसी गति से बढ़कर सन 2000 में काफी आगे जा चुकी है, ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद था जहां पर भारत में जनसंख्या वृद्धि को एक अभिशाप बताया गया है, उससे क्या क्या हानियां होती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें बताई गई कि कैसे मनुष्य अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। और यहाँ पर क्या बताया है कि प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया जितनी जनसंख्या, ठीक है, यहाँ पर प्रतिवर्ष पनप रही है, ठीक है, बढ़ रही है, वृद्धि कर रही है। तो इसी अनुच्छेद से जुड़ी कुछ यहाँ पर नीचे क्वेश्चन आंसर है जिनको हम देखेंगे और करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि इन क्वेश्चंस का आंसर जो होता है वो भी आपके इसी अनुच्छेद में ही लिखा होता है, इन्हीं अनुच्छेद में से ही आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि भारत के विकास के लिए चुनौती क्यों है, ठीक है। अब जिसमें से आपको छांटना है क्यों चुनौती है, क्योंकि यह समाज की सुख संपन्नता के लिए एक भयंकर चुनौती है। यहाँ पर जो आप कह सकते हो, यहाँ पे दिया ना, महानगरों में कीड़े मकोड़ों की भांति अस्वस्थ इंसान हर जगह भरा पड़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हो कि चुनौती कैसे है। और भी एक चीज आप इसमें फिर लिख सकते हो कि धरती पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो धरती पर पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। और जितनी भी आयोजन है, जितने भी प्रयोजन है, मतलब कि जितने भी नए नए नियम लाती है देश के विकास के लिए सरकार, वो सभी व्यर्थ हो जाएंगे, उनका फायदा पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी यहाँ पर, तो सब तक लाभ पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल है लिमिटेड है, ठीक है। और उस लिमिटेड क्षेत्रफल में ही जितने लोग हैं सबको वहां पर एडजस्ट करके रहना है। तो अगर जनसंख्या इसी तरीके से बढ़ती रही, सबके पास खाने को जगह, सबके पास रहने को जगह नहीं होगी, सबके पास ठीक से खाने की चीजें नहीं होंगी, शिक्षा नहीं मिलेगी सबको, ठीक है। तो बहुत सारी तमाम चुनौतियां जो है दिन पे दिन बढ़ते जाएंगी भारत के लिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कि समाज की सुख संपन्नता जनसंख्या पर कैसे आश्रित है, तो उसका आंसर भी सेम ऊपर वाले की तरह ही होना है कि जो चुनौतियां हैं, ठीक है, वही चुनौतियां कहीं ना कहीं हमारे सुख संपन्नता को परेशान करेंगी, उसमें बाधा डालेंगी और हम सब परेशान होकर के एक विकसित भारत नहीं बना पाएंगे। और तमाम जो चुनौतियां हैं
वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में अड़ंगा बनती रहेंगी और हम इन सब चीजों पे आश्रित हो जाएंगे, सरकार पर आश्रित हो जाएंगे, छोटी छोटी चीजों के लिए मोहताज हो जाएंगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, भारतीय जनसंख्या की तुलना ऑस्ट्रेलिया से क्यों की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखोगे और इसका आंसर तो बिल्कुल सामने ही दिख रहा है। क्यों की गई है? क्योंकि भारत प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया जितनी जनसंख्या को यहाँ पर बढ़ावा दे रहा है, वृद्धि कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर उस तादाद में बच्चे पैदा हो रहे हैं प्रतिवर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं, इस अनुच्छेद का सार एक तिहाई में लिखिए। और यहाँ पर आपको इस अनुच्छेद जो है इसका सार लिखना है। सार अगर आपको नहीं पता है तो मैंने सार लेखन वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप प्लीज उसको समझो कि सार कैसे लिखते हैं, सार क्या होता है, और फिर जितने भी क्वेश्चन आएंगे सार से रिलेटेड आप आसानी से लिख लोगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेसिक्स इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि सार होता क्या है। किसी भी अनुच्छेद का एक तिहाई भाग, 1/3 भाग लिखना सार लेखन है। मतलब कि आप इसमें से कुछ पॉइंट्स को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो उसका जो भाव है, मूल भाव है, वो सेम रखते हैं, चेंज नहीं करते उस चीज को, तो उसको ही सार लेखन कहते हैं। तो आपको इसको सार में लिखना है। ठीक है, इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। अब आपको यहाँ पर इसका एक उचित शीर्षक देना है, टाइटल देना है, तो आप दे सकते हो, ये आप अपने मन से दे सकते हो और उसके पूरे पूरे अंक आपको इस चीज के लिए प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे कोई टाइटल सोच लो कि जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए एक श्राप है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइटल कोई भी सोच सकते हो और सिर्फ सोचने से ही आपको नंबर यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, फिर निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखकर लिखिए। विकट, चुनौती, अनायास, अधिक, प्रयोजन। ठीक है, जिसमें जो जो आपको पता है उसका आप कर सकते हैं, जिसको नहीं पता आप याद कर लेना। मैंने हमेशा बताया है कि कोई अगर लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी या इंग्लिश, तो आपको सब्जेक्ट में वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ पे कमांड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ उसी से जुड़ा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से उचित उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना है, तो नीचे आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा। और जितने क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर समझाए उन सबके आंसर आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको अनुच्छेद लेखन देख करके आंसर लिखना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इन सारों को आप यहाँ पे हमने आंसर दिया हुआ है, इसको आराम से आप स्क्रीनशॉट लो, एक बार पढ़ो, फिर अपने जो आंसर आपके माइंड में थे उनको भी इससे टैली करो, मैच करो। अनुच्छेद लेखन में, सार लेखन में नहीं इंपॉर्टेंट है कि आंसर आपको एकदम बुक के अकॉर्डिंग मैच करा करा के लिखना है। इसमें आप अपनी लैंग्वेज में आसानी से लिख सकते हो, आंसर नंबर नहीं करता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ध्यान रखना। और इन सब का आंसर, जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उन सब का अनुच्छेद से ही आंसर है, तो ऑलरेडी आंसर आपको ऊपर मिल जाता है। तो इन सब क्वेश्चन को ना छोड़ना चाहिए, ना बहुत ज्यादा टेंशन लेना चाहिए कि कैसे करना है। ठीक है, तो देखो इन सब का देखो, जैसे मैंने बताया था कि आप शीर्षक क्या दे सकते हो, तो यहाँ पे शीर्षक दिया गया जनसंख्या वृद्धि। आप कोई और शीर्षक अगर आपके दिमाग में है उसको भी लिख सकते हो। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में यहाँ पे दिया गया, आप देखो उपसर्ग इन सबका और प्रत्यय इन सबका। ठीक है, ओके, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, आप इसको भी देख के कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ओके, सेम अनुच्छेद लेखन फिर से एक बार आ गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं टाइम दे रही हूँ, और फिर वही सारे क्वेश्चन आंसर इस अनुच्छेद से यहाँ पूछे गए हैं। आंसर भी आपको नीचे मिल जाएगा, उसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के, लेकिन स्क्रीनशॉट लो, पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप नोट्स बनाओ। अगर आप इस नोट्स को चाहते हो हमसे परचेस करना, तो हमारे डिस्टेंस स्कॉलर ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप परचेस कर सकते हो। आपको हर एक चैप्टर का नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पीवाईक्यू मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ के कनेक्ट होकर के वहां से भी इसको परचेस कर सकते हो। नहीं कहीं से करना तो मैं यहाँ पे फ्री में बिल्कुल पढ़ा रही हूँ, यहाँ से आप एक एक चीज नोट डाउन कर सकते हो। इतना एफर्ट आपको करना होगा अपने हिंदी के एग्जाम के लिए। ठीक है, और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जरूर से ज्वाइन करना, क्योंकि उसमें हम बताते हैं कि कब कौन से चैप्टर को हम पढ़ाने वाले हैं, ताकि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन चलता रहे। ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि आपको हम यहाँ पर अनुच्छेद दिखा रहे हैं, क्वेश्चन दिखा रहे हैं, उसके आंसर भी आपको यहीं पर दिखा रहे हैं, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट दे सकते हो आराम से, और इसको भी घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन 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 अनुच्छेद लेखन, सार लेखन, ऐसे कोई चैप्टर को आप प्लीज खुद से करने के लिए ट्राई करना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी अनुच्छेद को उठा के दे सकता है, तो आप सबके आंसर नहीं रट सकते हो। तो इसलिए बेटर ये है कि आप खुद की राइटिंग स्किल को संवारने की कोशिश करो, निखारो उसको, और उससे ही काम लो, तब जाकर के आप इन सब चैप्टर्स में एक्सेल कर सकते हो, नंबर उठा सकते हो। ठीक है, तो ये तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना, लेकिन अपने आंसर्स को भी आप लिख करके बेटर करने की कोशिश करना। मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपको। ठीक है,
जैसे ऊपर आपका एक अनुच्छेद लेखन था, नीचे एक कविता दी गई है और कविता से फिर नीचे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उन प्रश्नों के उत्तर फिर नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे। पर अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बारी पढ़ेंगे और उसकी उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ कर पढ़िए। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना जलना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी सी सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुओं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। सत्य पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना, अपने गुरुओं से सीखो बच्चे उत्तम विद्या पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही सुंदर अद्भुत कविता पढ़ने को मिली। अब नीचे देखते हैं इससे क्वेश्चन आंसर। लेकिन मैं बता रही हूँ, अनुच्छेद लेखन के लिए जरूरी होता है आप सभी का शब्दार्थों पे अच्छा खासा पकड़। तो प्लीज जितने भी आपको नए शब्द हिंदी में या वर्ड मीनिंग इंग्लिश में देखने को मिलते हैं, उन सबको अपनी डिक्शनरी में अभी से ऐड करना शुरू करो, ऐड करो, जोड़ते चलो, तब जा करके आप इन सब सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर, बेहतर नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिख रहा है, वृक्ष की झुकी हुई डालियों से हमें क्या सीखना चाहिए, क्या सिखाती है डालियां। तो यहाँ पर क्या है, लता और पेड़ों से क्या सीखना है, सिखाया जा रहा है सबको गले लगाना। तो वृक्ष के डालियों से हमें ये सीखने को मिलता है, हमें ये सीख मिलती है कि सबको गले लगा करके मिलजुल कर रहना चाहिए। दीपक किसका प्रतीक है, तो दीपक अंधियारा हरने का प्रतीक है। ठीक है, रोशनी का प्रतीक है, उजाले का प्रतीक है। इसके नीचे भी आंसर भी देखेंगे, ये मेरे अपने शब्द हैं। अगर मैं इन आंसर्स को भी लिख के आऊंगी तो नंबर नहीं कटेगा, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो अगर आपके मन में भी कोई आंसर चल रहा है तो आप नीचे कमेंट करो, मैं देखती हूँ कि वो आपके आंसर सही हो रहे हैं नहीं। ठीक है, खुद से जितना एफर्ट करोगे, खुद से जितना आंसर जनरेट करोगे, वही बेस्ट तरीका है इन सब चैप्टर्स में एक्सेल करने का, मैं बार बार कह रही हूँ। ओके, अंधेरा किसका प्रतीक है, ठीक है, तो अंधेरा असत्य का प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पे ये लिख सकते हो आप। अपने गुरुओं से हमें क्या सीखना चाहिए, तो अपने गुरुओं से हमें उत्तम विद्या, ठीक है, पढ़ना, ठीक है, मतलब ज्ञान अर्जित करना, ये सीखना चाहिए। वृक्ष की झुकी हुई डालियां हमें क्या संदेश देती हैं और इस संदेश का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो मैंने ऊपर ही इन दोनों का आंसर दे दिया था कि जो वृक्ष की झुकी डालियां होती है वो हमें सिखाती है कि सबको गले लगाना, सबको अपनाना। तो यहाँ पर सीख बहुत सारी मिल सकती है कि हर इंसान से पहला तो मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी भी स्तर पे, चाहे जाति के स्तर पे, ठीक है, या किसी भी स्तर पे हमें किसी से भेदभाव नहीं रखना चाहिए, हमेशा मित्रता का भाव रखना चाहिए। और इन तरीके की चीजों को आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, जलधारा हमें क्या संदेश देती है, संदेश की प्राप्त कर हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो जलधारा हमें यहाँ पे क्या संदेश दे रही है, तो जलधारा हमें यहाँ पे क्या संदेश दे रही है बच्चों, जलधारा हमें यहाँ पे ये संदेश दे रही है कि हमें हमेशा जिंदगी में अपने इस जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, और हमारे जीवन में कोई भी असफलता आ जाए, कोई भी चुनौती आ जाए, उसे डर कर, उसे घबरा करके रुकना नहीं है, कोशिश बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर असफलता से, हर चुनौती से डट कर सामना करना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और एक दिन हम सफलता को फिर जरूर प्राप्त कर सकते हैं और उस चुनौती को जरूर पार कर सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर लास्ट में है गुरु जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। हाँ, गुरु जीवन में हमारे ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चंस का आंसर। अब एक बार नीचे देख लेते हैं, नीचे कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके उत्तर भी आपको यहीं देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर अभी जो ऊपर पंक्तियां थी, ऊपर जो कविता थी, उसका आपको आश्रय भी स्पष्ट करना है, मतलब भी समझाना है, अर्थ भी समझाना है, भाव भी समझाना है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप थोड़ा सा क्या करोगे, अपने डिक्शनरी को, अपने शब्दकोश को बढ़ाओगे। ठीक है, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, सतपुरुषों के जीवन से सीखो निज चरित्र गढ़ना। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, क्या आश्रय है, तो वृक्ष और डालियां हमें सिखाती हैं कि हमें अपने से बड़ों के समक्ष नित झुककर रहना चाहिए। ठीक है, समझ गए। और दीपक क्या है, ज्ञान का प्रतीक है, अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है,
तो ये सारी चीजें आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, जिनके क्वेश्चन हमें ऊपर देखने को मिले थे उसके आंसर ये सारी चीजें हैं। तो आंसर आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। कुछ आंसर्स मैंने आपको ऊपर भी दिए, तो आप उनको भी समझ के लिख सकते हो, अपने से भी उसमें कुछ नई चीजें ऐड कर सकते हो। बट स्क्रीनशॉट लेके एक बार जरूर इसकी भी लैंग्वेज को याद रखना, पढ़ना। आपको इन सब से कुछ और नए शब्द देखने को, सीखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर जिनको आपको याद रखना जरूरी है, तो फटाफट से इन क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं। बच्चे वर्णमाला कैसे सीखते हैं, ठीक है। तो बच्चे चित्र को देखकर देवनागरी लिपि की वर्णमाला सीखते हैं, जैसे क से कबूतर, इस तरह वर्णमाला सीख जाते हैं। जैसे हमें हिंदी कैसे पढ़ाई गई है बचपन से, हमें चित्रों को दिखा दिखा के, ठीक है, सामग्रियों को दिखा दिखा करके बताया गया है, पढ़ाया गया है, तो फिर वो हमारे दिमाग में फिट हो गया है और हम फिर उसको भूलते नहीं हैं। तो इसी तरीके से बच्चों को चित्र दिखा दिखा के, आवाजें सुना सुना के पढ़ाते हैं, समझाते हैं, ताकि उनको चीजें याद रहे, ठीक है। और हिंदी की लिपि क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। देवनागरी हिंदी की लिपि है, देवनागरी याद रखना। क्या पढ़ने का अर्थ केवल साक्षर होना है? पढ़ने का अर्थ साक्षर होना नहीं, जो पढ़ा है वह समझ भी आना चाहिए। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनको देखोगे तो उनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, लेकिन जब उनको उनके उन डिग्रियों से कुछ भी पूछोगे, उनसे रिलेटेड जुड़ा हुआ कुछ भी पूछोगे, तो वो उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ वही बताया गया है कि साक्षर होना ये नहीं कि आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हो, आप बहुत पढ़े लिखे हो, बल्कि आपको समझ में भी आना चाहिए कि जो आपने पढ़ा है उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। पढ़ने की चतुरता आने पर आप क्या क्या कर सकेंगे? पढ़ने की चतुरता आने पर अपने आसपास बिखरी उपयोगी सामग्री का चुनाव कर सकेंगे और विविध भावों को निकाल सकेंगे। मतलब आप क्रिएटिव हो जाएंगे और जो चीजें अनयूजफुल है, वेस्ट है, आप उनको भी अपने फिर काम में लेने लगोगे। इस तरीके की चीजें आप अगर पढ़ने की चतुरता आपके अंदर होगी तो करने लगोगे, ठीक है। पढ़ने की सामग्री में क्या भिन्नता होती है? पढ़ने के लिए समाचार पत्र, क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है? तमाम चीजें पढ़ाई के लिए अवेलेबल होती है, पढ़ने के लिए अवेलेबल होती है। कुछ चीजें नीचे दी गई हैं, आप उनको लिखो। इसके अलावा अगर आपके भी मन में भी कोई सवाल है, मतलब कोई जवाब है, कोई सामग्री है, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। समाचार पत्र, कहानी, व्यंग्य, वैचारिक लेख, कविताएं आदि आदि आदि। आजकल तो यूट्यूब सबसे बेस्ट माध्यम हो गया है पढ़ाई को सब तक पहुंचाने का, ठीक है। अपरिचित शब्द कौन से कहलाते हैं? क्वेश्चन देखो, ठीक है। अपरिचित शब्द वो कहलाते हैं जिनका हमें तत्काल जिनका अर्थ हमें तत्काल समझ में नहीं आता, ठीक है। और उनके लिए फिर हमको डिक्शनरी या शब्दकोश खोलना पड़ता है, उसके अर्थों को देखना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो ऐसे अर्थ हमारे लिए अपरिचित शब्द कहलाते हैं। और सभी पाठ में जितने भी हमने ऊपर अभी गद्य पढ़ा या पद्य पढ़ा, उसमें बहुत सारे नए नए अपरिचित शब्द हमारे सामने आए, जिनके अर्थ को फिर हमने वहां पे जाना और फिर अपनी उस चैप्टर को कंप्लीट किया। कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे 20-20 शब्दों में देने हैं, तो ये सब एक बारी पढ़ के याद किए जाने वाला ही क्वेश्चन है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, कविता का वाचन कैसे किया जाता है? मतलब कविता कैसे गाई जाती है, कैसे पढ़ी जाती है? तो कविता का वाचन स्वसर किया जाता है, उचित समय पर विराम और लय के साथ किया जाता है, तभी वह आनंद प्रदान करता है। तो गद्य पढ़ना और कविता पढ़ने में बहुत अंतर है, ठीक है। तो एक लय होनी चाहिए जब भी आप कोई कविता पढ़ते हो, उचित टाइम पर आपको उचित शब्दों के बाद वहां पे विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, ये सारी चीज वहां पे लगानी चाहिए। और उसको उस तरीके से पढ़ना भी चाहिए कि कहाँ आपको थोड़ा ठहराव देना है, कहाँ आपको लय देना है, कहाँ आपको अपने स्वर थोड़े से ऊंचे रखने हैं, नीचे रखने हैं। तो लय पकड़ना बहुत जरूरी होता है। और इस तरीके से जब कोई कविता पढ़ता है आपके आमने सामने, तो आपको पढ़कर, तो आपको सुनने में आनंद आता है, ठीक है। कविता गद्य के समान क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? मैंने ऊपर ही बताया कि कविता पढ़ना और गद्य पढ़ना में बहुत ज्यादा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। कविता में भाव होते हैं, ठीक है, एक ठहराव होता है, एक अंतरा होती है, एक भाव होता है, उसके अंदर प्रवाह होता है, ठीक है, संगति होती है। तो इन सभी के कारण, और कई शब्द ऐसे होते हैं जो दोहरे अर्थ के होते हैं, ठीक है। इसलिए कविता की क्या क्या चीजें होती हैं? तो उसमें जो शब्द होते हैं, ठीक है, वो देखने में तो वहां पर एक होते हैं, लेकिन उनके कई अर्थ निकल रहे होते हैं, दोहरे तिहरे अर्थ निकल रहे होते हैं, अनेकों अर्थ निकल रहे होते हैं। तो इस वजह से कविता को पढ़ना और गद्य को पढ़ना बहुत ज्यादा अलग किया गया है। मैंने बताया कविता में लय होती है, कविता में संगति होती है, कविता में प्रवाह होता है, कविता में भाव होता है, कविता में एक अर्थ के अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। तो उसको इसीलिए गद्य के समान नहीं पढ़ा जाता है, नीरस होकर नहीं पढ़ा जाता, उसमें रस रख करके पढ़ना होता है, ठीक है।
अपठित सामग्री को कैसे पढ़ा जा सकता है? अपठित सामग्री को पढ़ने के लिए पहले सारी सामग्री पर ऊपर से नीचे नजर डालें, इसमें मोटी मोटी बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो जब भी आप कोई ऐसा अपठित सामग्री आपके पास आती है तो आप उसको कैसे पढ़ते हैं? ऑब्वियस सी बात है, हम उसको देखते हैं ऊपर नीचे तक, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है फिर हमको उसमें चीजें समझ में आ जाती है। ठीक है, पढ़ने की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसको आप भी एज ए स्टूडेंट फॉलो कर सकते हो। अगर कोई किसी की स्पीड पढ़ने में कम है, वो अगर चीज शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ता है, वाक्यों को तोड़ तोड़ के पढ़ता है, उसकी फ्लुएंसी अच्छी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, तो वो ये सारे टिप्स यहाँ पर आजमा सकता है। पढ़ने की गति बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जो कि आज बिल्कुल गायब सा हो गया है। लोग पुस्तकों को अब हाथ भी नहीं लगाना चाहते, और इन चैप्टर्स को भी लोग अपनी बुक से नहीं यूट्यूब से पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप यूट्यूब से पढ़ो, अच्छी बात है, आप किसी भी इंटरनेट के सोर्सेस से पढ़ो, वीडियो से पढ़ो, ये बहुत अच्छा माध्यम है क्योंकि आपको यहाँ पे समझ में आता है। लेकिन साथ ही साथ मैं कहती हूँ, जब भी आप कोई चैप्टर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, तो साथ में आप एक बार बुक भी लेके बैठो अपनी, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, या फिर जो आपके पढ़ने की स्पीड है ना वो बढ़ जाएगी, और आपकी जो समझने की स्पीड है वो उसके बाद दुगनी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, गद्य पढ़ते समय क्या करना चाहिए? हमने ऊपर सुना कि कविता या पद्य पढ़ते समय क्या करना चाहिए, अब यहाँ पे गद्य पढ़ते समय क्या करना चाहिए? गद्य पढ़ते समय हमें लेख या विषय के विचारों क्रम पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें एक सूचना होती है, ज्ञान का भंडार होता है। ठीक है, तो गद्य जब भी पढ़ रहे होते हैं हमें सीक्वेंस, क्रम का सही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें एक सूचना होती है, एक मॉरल होता है, एक संदेश होता है, एक सूचना होती है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रख करके पढ़ना चाहिए, और जो आपका गद्य होता है वो ज्ञान का भंडार होता है। ठीक है, अब निम्नलिखित शब्दों को 25-25 शब्दों में पढ़ना है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेते चलो। मैं फटाफट से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, जितना हो सके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप इन चैप्टर्स को, क्योंकि ये चैप्टर बच्चे जनरली छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि क्या पढ़ा जाए, समझ में नहीं आ रहा, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं जितना हो सकता है यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको चीजें रटनी ना पड़े, और जब भी इन क्वेश्चन से, इन चैप्टर से क्वेश्चन आए, आप कुछ ना कुछ जरूर लिखो, सही लिखो और नंबर पाओ। अक्षर पहचानने के बाद बच्चों को पढ़ने में क्या परेशानी होती है? और जैसे हमने वर्णमाला सीख ली, किसी बच्चे ने वर्णमाला सीख ली, अक्षर वो पहचान गया, क से कबूतर, ख से खरगोश वो पहचान गया, लेकिन उसके बाद उसमें उसको क्या समस्या आती है पढ़ने में, वो देखना हमें आगे। अक्षर पहचानने के बाद बच्चों को पढ़ने में तब परेशानी आती है जब उनसे इन शब्दों को अपने घर में न सुना होता है और वह शब्द पढ़ लेता है। ओके, जाहिर सी बात है कि हम कई शब्दों को अपने बोलचाल में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, घर में सुनते हैं, बाहर सुनते हैं, दोस्तों से सुनते हैं, रिश्तेदारों से सुनते हैं, टीचर्स से सुनते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे अपरिचित शब्द भी होते हैं जिनको हम कभी नहीं सुनते, कहीं नहीं सुनते, या फिर उन चीजों का हम कभी इस्तेमाल नहीं किए होते हैं। तो ऐसे शब्दों को जब हम पढ़ते हैं अपनी किताबों में, पाठ्य पुस्तकों में, तो हमको परेशानी आती है, बच्चों को परेशानी आती है उन शब्दों को समझने में, उन अक्षर को समझने में और उनका अर्थ निकालने में। ठीक है, पढ़ने के कौशल का दूसरा चरण किसे कहते हैं? पढ़ने के कौशल का दूसरा चरण कहलाता है शब्दों के अर्थ को जानना। ये मैंने ऊपर ही बताया था आपको, 4 चरण बताए थे मैंने, और उनका क्रम बताया था कि पहला कौन सा क्रम होता है, दूसरा कौन सा क्रम होता है। देखो मैंने बताया था कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन डेफिनेटली हो सकता है कि आपके शॉर्ट लॉन्ग में पूछे, तो यहाँ पे दूसरा चरण पूछा गया है। ठीक है, पढ़ने का कौशल सीखने के लिए तीसरा चरण मैंने आपको ये भी बताया है ऊपर, इसको भी आप वहां से नोट करके याद कर लेना। क्या ठीक तरीके से पढ़ने के लिए शब्दों की पहचान ही पर्याप्त है? ठीक है, तो मान लो आपको शब्दों की पहचान है, शब्दों के अर्थ की पहचान है, तो क्या ये पर्याप्त है, सफिशिएंट है, इनफ है कि आप ठीक तरीके से चीजों को पढ़ लोगे, समझ लोगे? तो इसका आंसर देखते हैं। ठीक तरह से पढ़ने के लिए शब्दों की पहचान पर्याप्त नहीं होती है, बल्कि ऐसी पहचान बेकार होती है। शब्दों की पहचान के साथ साथ हमें उनके, ओके, मैंने बताया कि उनके अर्थ भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कि वो शब्द के अर्थ क्या है। और जैसा कि कविता में कभी कभी क्या होता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे होते हैं, तो हमको इतना भी ज्ञान होना चाहिए कि इस कविता में इस शब्द के लिए कौन सा अर्थ निकल रहा है, अदरवाइज हम अर्थ का अनर्थ कर देंगे, और शब्दों के पहचान से हमारा पढ़ाई पे, पढ़ने के तरीके पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्दकोश की आवश्यकता कब पड़ती है?
जब हम वाक्य पढ़ते हुए शब्द का अर्थ नहीं समझ पाते और अनुमान भी हमारी सहायता नहीं करते। ओके, जाहिर सी बात है डिक्शनरी या शब्दकोश हमारे लिए कब हेल्पफुल होते हैं, कब हम उनका उपयोग करते हैं, कब आवश्यकता हमको उनकी पड़ती है, तो जब हम कोई पाठ पढ़ रहे होते हैं तो और उसमें कोई ऐसा शब्द निकल आता है जिसका अर्थ हमें पता ही नहीं रहता है, या फिर हम गेस भी नहीं कर पाते, अनुमान भी नहीं लगा पाते कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, जिसकी वजह से वो पूरा सेंटेंस होता है हमारे समझ में नहीं आता, और उस सेंटेंस की वजह से पूरी जो स्टोरी है, गद्य है, पद्य है, वो समझ में नहीं आ रहा होता है, तो हम शब्दकोश की फिर सहायता लेते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं और अर्थ से फिर हम एग्जैक्ट मीनिंग पता लगा पाते हैं, भाव पता लगा पाते हैं, मैसेज संदेश पता लगा पाते हैं, उसे गद्य का, पद्य का, कविता का, वगैरह वगैरह का। ठीक है, इसलिए हमें शब्दकोश की आवश्यकता इस तरीके से पड़ती है। आगे देखते हैं, ये देख लो, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है 2 नंबरों में। पढ़ने के 5 कौशल क्या हैं? ठीक है, पढ़ने के 5 कौशल क्या क्या है, तो स्टेप वाइज आप इनको याद कर लो। फिर दूसरा क्वेश्चन है, अपरिचित शब्दों का अर्थ कैसे लगाया जाता है। पर देखो, पढ़ते समय कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनका अर्थ नहीं समझ में आता है और हम फिर क्या करते हैं, उनका गैस करना स्टार्ट कर सकते हैं, अनुमान लगाना स्टार्ट करते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, और कभी कभी हम फिर अपने शब्दकोश की सहायता, डिक्शनरी की सहायता भी ले सकते हैं, तो फिर हमें उसका एग्जैक्ट मीनिंग पता लग जाता है। आगे देखते हैं, गति पूर्वक पढ़ने के लिए, ठीक है, क्या आवश्यक है, फ्लुएंसी के साथ पढ़ने के लिए क्या आवश्यक होता है। अगर आपको किसी भी पाठ को, गद्य को, पढ़ को तीव्रता से पढ़ना है, गति पूर्वक पढ़ना है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं। गति पूर्वक पढ़ने के लिए शब्दों को अलग अलग देखने के बजाय पूरा वाक्य, वाक्यांश पढ़े। ठीक है, जब भी आपको स्पीड में कोई चीज पढ़नी हो, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, एक एक शब्द को नहीं देखना चाहिए, एक एक अक्षर को नहीं देखना चाहिए, बल्कि पूरे एक सेंटेंस को देखना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है, क्या है इसके बाद, फटाफट से। पढ़ने की गति बढ़ाने के लिए पठन सामग्री के दाहिने ओर पृष्ठ पर सबसे ऊपर उंगली रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कभी भी पढ़ना, यहाँ से पढ़ने के लिए धीरे धीरे उस पर उंगली रख करके इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। बेसिक्स है, हम सब ने इसको जरूर फॉलो किया है अपने बचपन में, कभी न कभी, किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए। ठीक है, जिसको प्रैक्टिस करोगे तो आपकी फ्लुएंसी, आपकी गति बढ़ जाएगी। अगले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद पढ़ते समय कौन से प्रश्नों के उत्तर खोजने चाहिए। अनुच्छेद पढ़ते समय इन प्रश्नों के उत्तर खोजने चाहिए। अनुच्छेद में कौन से तथ्य दिए गए हैं, अनुच्छेद में कौन कौन से विचार आए हैं, और इनमें से तथ्य और विचार क्या क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अनुच्छेद पढ़ते समय ढूंढते हो, खोजते हो, पढ़ते हो। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, अनुच्छेद में सही उत्तर क्या होता है, क्यों होता है, इस पर विचार क्यों करना चाहिए। इसमें ये बता रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ पे समझाया गया, पूछा गया आपसे कि जब भी हम किसी अनुच्छेद को पढ़ते हैं तो जो उसका लेखक होता है, वो जो उस अनुच्छेद में दावे कर रहा होता है, जो बता रहा होता है, क्या वो सही होता है, उसको हमको सही क्यों मानना चाहिए। ठीक है, तो यह आवश्यक नहीं है कि अनुच्छेद में जो बात बताई गई है वह सही ही हो, लेखक ने कही है वह सही ही हो, जो भी लेखक उस अनुच्छेद में कहना चाह रहा है या कह रहा है, दैट इज नॉट मैंडेटरी कि वो सही हो। यह आवश्यक नहीं है कि वो चीजें सही हो 100%। आपको यह भी विचार करना चाहिए कि उस अनुच्छेद में कही बात सही क्यों है, और उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि ये बात क्यों सही की जा रही है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर है कि लेखक अपनी बात को साबित करने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए, ठीक है, मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए बहुत सारे तर्क देता है वहां पर। ये बात इस तर्क से, ठीक है, इस लॉजिक से सही बैठ रही है। तो आपको विचार जरूर करना चाहिए कि जो लेखक वहां पे कहना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, संदेश देना चाह रहा है, वो सही है या नहीं, या जो तर्क वहां पे दे रहा है वो सही है या नहीं। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वहां पर जो भी लेखक कहना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, वो 100% सही ही हो। ठीक है, तो यही था इस पूरे चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जैसे कि मैंने बताया कि अभी जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी आपके कुछ सालों का, तो उसमें हम देखेंगे कि इन चैप्टर से और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, हमने उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया, और मैंने अपना पूरा एफर्ट किया कि मैं आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन रटने को ना बोलूं, सबको समझाऊं मतलब के साथ, लॉजिक के साथ, ताकि आप जब ये मेरी वीडियो सुनते हो, समझते हो, तो आपको वो चीज याद हो जाती है केवल सुनने के साथ। तो आपको इसको बस ध्यान से सीक्वेंस में पूरे वीडियो को सुनना है, और ऐसे ही सारे और भी चैप्टर्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैंने और भी यहाँ पर
सब्जेक्ट को पढ़ा है, जैसे क्लास 10 इंग्लिश को ही मैंने यहाँ पे पढ़ाया है अपने इसी चैनल पर, डिस्टेंस स्कॉलर के चैनल पर, उसको भी आप देख सकते हो। इंग्लिश का अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसको भी प्रिपेयर कर सकते हो। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।